टैलेंट है। मेरे टैलेंट को लोगों ने पहचाना, ऑडियंस ने पहचाना कि आप ये प्रतिभा है और आप ये काम कर सकते हो। तो कोई भी आप डोमेन ले, चाहे ऑर्थो है, न्यूरो है, पीडियाट्रिक है, जो आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मतलब हर डोमेन में फिजियोथेरेपी के बिना रिकवरी बिल्कुल मतलब ना पॉसिबल ही नहीं है, इसे जिसे कहते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए कि अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानिए कि यू हैव गॉट दैट ब्लेसिंग कि आप एक न्यू बॉर्न को आप कैरी करने वाले हैं एंड यू विल बी गेटिंग इनटू द लाइफ। कई बार मैं देखता हूँ कि पेशेंट खुद डॉक्टर्स पे ना प्रेशर बनाता है। न्यूरो के पेशेंट्स को पेशेंट ना समझे, न्यूरोलॉजिस्ट बार बार समझाता है कि आप एक्सरसाइजेस करो, एक्सरसाइजेस करो, सब कुछ ठीक हो सकता है। सर एक पैर है जिसमें जान नहीं है, अगर वो व्यायाम से ठीक हो सकता है, आप लोगों का तो सब कुछ ठीक है, ताकत भी है, शरीर भी है, अच्छा खा भी रहे हैं, अच्छा पी भी रहे हैं, तो समझिए बात को, उसको मजबूत करके रखिए। ये हमेशा जो हम जैसे लोग हैं या जो भी पेशेंट हैं उनको हमेशा लगता है कि जब एक फिजियो सजेस्ट करते हैं रिहाब पे तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, मतलब लंबा 6 महीना या 3 महीना या ऐसे लंबा, तो तब ना थोड़ा सा वो पेशेंट भी थोड़ा पीछे हो जाता है, यार मैं करूँ क्या, इतना लंबा चलेगा, इतना कॉस्ट कितना होगा। सबके कर्मास सबसे लिंक है, जैसे कर्म होंगे ना वैसे ही आपको भाग्य मिलेगा और वैसे ही आपको चीज़ें होंगी। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर पॉडकास्ट। बहुत अभी रिसेंट की बात है, 2022 दिसंबर की बात है, जब हमारे क्रिकेटर ऋषभ पंत, उनका एक मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ था एंड रुड़की जा रहे थे, वो मेजर एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके बाद उनका सर्जरी वगैरह हुआ एंड नोबडी हैड एनी होप कि ये 3 साल से पहले क्रिकेट में फिर वापस आ पाए। उनका नी का सर्जरी हुआ था, उनका लिगामेंट टियर हुआ था एंड सर पे भी चोट लगा। बट उसके बावजूद जब उनका ट्रीटमेंट हुआ, जब सर्जरी कंप्लीट हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कम से कम 2 साल लगेगा इनको वापस आने में। बट वहीं पे आ गया फिजियोथेरापी का कमाल। उसके बाद उनके जो फिजियो थे उनके साथ लग गए रिहैब करने में। उनका रिहैबिलिटेशन इतना स्ट्रांग चला कि ऋषभ पंत ने खुद बोला था कि ये बहुत ही मुंडन एक्टिविटी है, बहुत रिपीटेटिव एक्टिविटी है, बट उसके थ्रू वो 2024 मार्च तक आईपीएल में फिर आ गए खेलने के लिए। तो यही है फिजियोथेरापी का कमाल। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट है, 2 डॉक्टर है, दोनों कपल हैं, और डॉक्टर पंकज है एंड डॉक्टर अंकिता है। वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों फिजियोथेरापी में स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं एंड बहुत लंबे टाइम से किए हैं। इनका अपना एक क्लिनिक भी है, रिवाइवल हेल्थ केयर करके, जो 2015 से शुरू हुआ है। तो आज हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन के बारे में, फिजियोथेरापी के बारे में, बहुत सारे उसके ऊपर जो जो मिथ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो डॉक्टर पंकज, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस प्रोफेशन में आए कैसे, क्योंकि आप लगते हैं आर्मी के, आपका लुक है, आप बिल्कुल मूंछ भी आपका इस तरह से है, और आपके घर में कोई डॉक्टर है या आप आए कैसे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारे परिवार में कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जिनका कभी भी कोई भी कनेक्शन मेडिकल से रहा हो। अच्छा। पिताजी चाहते थे कि मैं मेडिसिन और सर्जरी में जाऊँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कोचिंग कराई, मैंने बहुत टाइम तक कोचिंग करी, लगभग 4 से 5 साल दिए, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। पीछे से मैं मतलब बीएससी करता रहा ताकि मेरा टाइम ख़राब ना हो। फिर लकीली मेरा जो है ना फिजियोथेरेपी में हुआ और इसको मैंने किया, और आप सभी के सामने है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीम काफ़ी ग्रो कर रही है, तो कुछ ऐसा ही आना हुआ। ओके। एंड डॉक्टर अंकिता, आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर थे या आप कैसे फिजियोथेरेपी में आए या मेडिकल लाइन पे आए? मेरे फादर का एक्चुअली ड्रीम था, जो हमारा टाइम था उसमें मम्मी पापा की कही गई बात को ऊपर रखा जाता था, तो उनका ड्रीम था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने अपना पीएमटी वगैरह जो नॉर्मल हमारे मेडिकल के लिए हम एग्ज़ाम्स देते हैं वो सब किया, बट किसी वजह से नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो फिर ये था कि फिजियोथेरेपी वॉज द सेकेंड ऑप्शन, सो दैट इज़ हाउ मैंने फिजियोथेरेपी चूज़ किया एंड दैट इज़ हाउ आई एम स्टिल वर्किंग। हाँ जी। और डॉक्टर पंकज, आपका बेसिकली जो मैं थोड़ा सा आपसे और डिटेल में सुनना चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप नेटिव कहाँ से हैं और कैसे आप एनसीआर में आए, मतलब नोएडा में आए, और कैसे आपके दिमाग में आया कि रिवाइवल को एस्टेब्लिश किया जाए। तो डॉक्टर अंकिता के साथ मतलब शादी से पहले ही क्लिनिक शुरू हुआ था या कैसे किया, थोड़ा सा इसके बारे में, वेंचर के बारे में थोड़ा डिटेल में। देखिए, रिवाइवल हेल्थ केयर सर्विसेज का सिद्धांत बहुत ही अच्छा है।
और सही पूछो तो ये कंपनी जो हमने शुरू करी है, इसके पीछे भगवान का, बड़े लोगों का, पूर्वजों का और हमारे गुरुओं का और डॉक्टर अंकिता का बहुत ही साथ रहा। नहीं, इतने बड़े शहर में, मैं छोटे से गांव मवई जो कि अच्छा। फतेहपुर यूपी में है, ओके। ये प्रयागराज के पास है, वहाँ से शुरुआत की थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूँगा, और वहाँ से जब यहाँ में आया, नोएडा आया, तो यहाँ पे मैं कुछ जानता नहीं था। मैं यहाँ किसी को नहीं पहचानता था, एक सेक्टर्स के बारे में भी मुझे समझ नहीं थी। मैं पूछ के भी जाता था लोगों से कि ये सेक्टर कहाँ है और मुझे कहाँ जाना है, कहीं अगर मुझे जाना होता था। तो पॉइंट ये है कि बड़े ही स्ट्रगल करने के बाद चीज़ें हमने बनाई, अच्छा। और अच्छे डॉक्टर्स का सपोर्ट भी रहा है, जिन्होंने सपोर्ट दिया और गाइड किया कि आप में टैलेंट है। मेरे टैलेंट को लोगों ने पहचाना, ऑडियंस ने पहचाना कि आप में प्रतिभा है और आप ये काम कर सकते हो। मैंने वही मैसेज दिया और धीमे धीमे हमने चीज़ें बनाई। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए। एक बात जो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, पूरे ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, अगर आपका यहाँ मामला क्लियर है, अगर आपका हार्ट क्लियर है और आपके मन में कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं है किसी के लिए करने के लिए, और आप अच्छा करना चाहते हैं, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो शुरुआत ऐसी हुई, हम 2 हुए, 2 से 4 पेशेंट हुए, 4 से 8 पेशेंट हुए, 8 से 10 पेशेंट हुए। जब पेशेंट्स बढ़ने शुरू हो गए, तब भी मन में विचार आया कि हमें कुछ करना चाहिए, और हमने फिर इसकी शुरुआत करी, और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमारी Okay. सर्विसेज यहाँ पर भी हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, मेरठ है, बुलंदशहर, हापुड़, ये सब जगह हम लोग अवेलेबल हैं। यूनिट्स अवेलेबल, पूरी यूनिट मतलब सारे। हाँ जी सर। फिजियोथेरेपी जो है, ये मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ बेसिकली। फिजियोथेरेपी जो है वो 1952 से शायद इंडिया में एक कॉन्सेप्ट आया, एंड ऑलमोस्ट लाइक 70 इयर्स हो चुका है इसको, एंड फिजियोथेरेपी इज इवॉल्विंग। बट मैं अपने कैरियर की जब बात करूँ, जब मैं यंग था, तब मतलब 30 साल पहले की बात करूँ, तो फिजियोथेरेपी को लोग इतना समझते नहीं थे, या प्रायोरिटी लिस्ट में जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कहते थे कि भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो फिजियोथेरेपी को थोड़ा नीचे रखते थे, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं था उसके बारे में। मे भी उसके बारे में उसका पेइंग भी इतना अच्छा नहीं होगा, या कुछ भी हो सकता है। एंड आज के डेट पे फिजियोथेरेपी इज ए बिग थिंग। इट इज टोटली रिलेटेड टू द एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, जर्नी ऑफ योर लाइफ। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे एलाबोरेट करिए कि फिजियोथेरेपी है क्या, तो लेमैन को भी थोड़ा समझ में आए कि फिजियोथेरेपी है क्या, एंड व्हाई स्टूडेंट्स शुड टेक इट अप। आप बोलना चाहेंगे ना? आप बोलिए, आप टॉपर रही हैं। बोलिए। सो फिजियोथेरेपी जब हमने भी ज्वाइन किया था, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके। सो एक ऐसा प्रोफेशन है जो इवॉल्व हुआ है। तो अगर हम अब देखें फिजियोथेरेपी को, तो कोई भी आप डोमेन ले, चाहे ऑर्थो है, न्यूरो है, पीडियाट्रिक है, जो आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मतलब हर डोमेन में फिजियोथेरेपी के बिना रिकवरी बिल्कुल मतलब ना पॉसिबल ही नहीं है, इसे जिसे कहते हैं। चाहे आपके फ्रैक्चर के बाद, जैसे आपका कास्ट में रहता है, उसके बाद स्टिफनेस को ओवरकम करना है, चाहे न्यूरो पेशेंट्स हैं जिन्हें स्ट्रोक का अटैक आता है, उसके बाद जो पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी काम नहीं करती है, हाथ पैरों में कमज़ोरी रहती है, वहाँ हमारा रोल है। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कहीं ना कहीं बचपन से कोई ना कोई दिक्कत है बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट इन द ब्रेन, वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी का रोल है। मतलब आजकल हर जगह है। और तो और अब देखा जाए तो सर्जरी से पहले भी डॉक्टर्स एंड सर्जन्स प्रेफर करते हैं कि पहले आप फिजियो करा लीजिए, थोड़ा Okay. मजबूत हो जाइए, उसके बाद आप आगे जाके आपकी जर्नी जो है पोस्ट सर्जरी वो काफ़ी आसान हो जाती है। सो एज अ प्रोफेशन आई वुड से ये बहुत ही हीलिंग प्रोफेशन है। मतलब इसमें ना तो आपको चीड़ा फाड़ी करनी है, हाँ जी। ना आपको किसी का जैसे जिसको डर है कि कुछ लोगों को ब्लड देख के डर लगता है, राइट, सर्जरी से डर लगता है, तो उन सब लोगों के लिए ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है आई वुड से। ओके। Yeah. आप कुछ डॉक्टर पंकज इसमें जोड़ना मैं चाहेंगे? इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप समझे ना, एथिकली समझे, हमारा बॉडी ना हार्ड मास का बना है, हड्डियाँ और मसल्स, बिल्कुल। ठीक। अगर आपकी मसल्स मजबूत हैं तो हड्डियों में जो ना दिक्कतें कम आती हैं। अगर हम गठिया की बात करें, मसल्स आपकी वीक होती हैं, उसके बाद ही गठिया आपका शुरू होता है, या तो बिल्कुल। कुछ इंजरीज आपकी हो जाए, उसमें भी आपकी ट्रॉफी होती है, मसल्स वीक होती है। हाँ जी। तो पॉइंट ये है ना कि तभी डॉक्टर्स, चाहे जिस फर्टिलिटी के डॉक्टर्स हों, एंड में सलाह देते हैं कि आप जाके प्रॉपर इसकी एक्सरसाइजेस करिए, जिम करें, योगा करें, स्विमिंग करें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो लोग नहीं करते, और तभी हमारा नंबर शुरू होता है, तभी लोग हमारे पास आते हैं। तो पॉइंट ये है, अगर आप पहले से ही अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि पहले ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल। है ना, पहले क्या था कि लोग बाद में इसको प्रेफर करते थे। क्या था, पहले का बॉडी अलग था, पहले का रहन सहन, खान पान, उनका व्यवसाय कुछ ऐसा नहीं था, एंड लाइफस्टाइल लाइफ भी अच्छा था, उन लोग का काम करते थे, मेहनत करते थे, तब खाते थे। अभी क्या है कि हमारा जो कल्चर है,
ठीक है, एमएनसीज का जो कल्चर है, लोग ऑफिस गोइंग है, 12-12 घंटे बैठ रहे हैं। और जब से कोरोना के बाद से लोग, जब से घर में ना वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, वर्क फ्रॉम होम में घर पे और दिक्कतें शुरू हो गई, अच्छा, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। अभी बिल्कुल। आपका ऑफिस बंद हो गया, अब 5 बजे के बाद आप घर आ गए, आप कुछ भी कर सकते हैं घर पे। तो आपके पूरा घर पे ही, आपका ऑफिस ही पूरा घर बना हुआ है। आप 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपकी हायरिंग और फायरिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। यही कारण है कि बैठे 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 बैठे, मान लीजिए एक पेन को मैं यहाँ पर रख दूँ, यही पेन ना अभी कुछ नहीं करेगा, पर 4 घंटे बाद यहाँ घाव बनना शुरू हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे ब्लड आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे ही बैठे बैठे आपकी वर्टिब्रा, जब आप बैठे होते हैं ना, तो कंप्रेशंस होता है, और उसके चक्कर में आपके डिस्क बल्जिंग होता है, प्रोट्रूजन होता है, स्पाइन डिफॉर्मिटीज होती हैं, बैक पेन शुरू होता है, नेक पेन शुरू होता है। यही पेन का कारण है। जनरली आप कौन सा बॉडी पार्ट है जो जनरली आप यू कम अक्रॉस कि इसी में आपको फिजियोथेरेपी देना है? लाइक मसल्स पे ज्यादा होता है या बोन्स पे होता है, जैसा ऑर्थो के साथ जनरली फिजियोथेरेपी को लिंक किया जाता है, तो उस पे आपका क्या कहना है? कि देखिए, इसमें क्या होता है कि जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, उनको जनरली 3-4 दिक्कतें होती हैं। एक तो लोअर बैक पेन होता है, उनको नेक पेन होता है, ठीक है, उनको कई दफ़ा बैठे बैठे जो है ना बोलते हैं कि मेरे पैरों में जो है ना स्वेलिंग बढ़ रही है, ठीक है, और इस तरह की 3-4 चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ठीक है, हिप पेन शुरू हो गया, बोले कि बहुत एक्सट्रीम लोअर बैक में पेन है, अच्छा, ये हुआ। स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उनके तो इंजरीज होती है, इनको लिगामेंट्स इंजरीज होती है, एसीएल टीयर कर गया, पीसीएल टीयर कर गया, और भी कोई फ्रैक्चर्स हो गए, ये सब उनको होता है। स्पोर्ट्स के बारे में तो मैं आपके साथ और थोड़ा डिटेल में बात छोटा सा करूंगा। और मैं नहीं चाहता, हाँ जी। जो घर की महिलाएं हैं, उनको हाँ। डिकर्वेंस बहुत होता है, थंब के पास बहुत पेन होता है वो बच्चों। क्या है, थोड़ा ऑडियंस को क्या होता है कि जो ना आप बच्चों का ऐसे उठाते हैं, इसे उठाने के चक्कर में यहाँ की मैकेनिक्स खराब होती है, यहाँ पेन ज़्यादा होता है, यहाँ पे जो है ना घिसावट होती है, और यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। ये बहुत जो हाउस वुमेन्स है उनको होता है, अच्छा, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होता है कि आप बॉडी आपका पहले से वीक है। आपको पहले मैंने बोला, आपकी मसल्स वीक हैं, बॉडी आपका कमज़ोर है, तो दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल। तो महिलाएं जो आजकल जो हमारी इंडियन वुमेन्स है, पूरे घर का ध्यान रखती है, अपना छोड़ करके अपना ध्यान नहीं रखती, कुछ नहीं करती। तो इस चक्कर में बॉडी पूरा कमज़ोर पड़ा रहता है, और यही कारण कभी यहाँ पेन शुरू होगा, यहाँ पेन शुरू होगा, यहाँ पेन शुरू होगा। इसकी अलग अलग डायग्नोसिस है। टेनिस एल्बो हो गया, आपका जो है ना कैप्सुलाइटिस हो गया, ये ट्रेपेजियस स्पैज्म हो गया, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। ओके। तो ये सब क्या है? कुछ नहीं है। अगर बॉडी की आप केयर कर रहे हैं, इसको अच्छे से स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसको मजबूत कर रहे हैं, तो ये सब दिक्कतें फिर नहीं होती। नहीं हो। जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो मैं डॉक्टर अंकिता से पूछूंगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी एंड गायनिक ये दोनों आजकल बहुत कनेक्टेड हैं, तो उस पर आपके स्पेशलाइजेशन भी है। हाँ जी। तो जैसे प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पे क्या क्या, एंटी नेटल में क्या क्या करना होता है, उसके बारे में हम आपसे सुनना चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग आई थिंक जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बहुत ही एजुकेशनल भी हो सकता है। हाँ जी। सो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी जितनी भी प्रेगनेंट लेडीज़ हैं उनके लिए, कि अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानिए कि यू हैव गॉट दैट ब्लेसिंग कि आप एक न्यू बॉर्न को आप कैरी करने वाले हैं, एंड यू विल बी गेटिंग इनटू द लाइफ। सेकेंडली, जो आजकल मैं नोटिस करती आ रही है, बिकॉज ऑफ इतने पेशेंट्स हम देखते हैं, ज़्यादातर हम लोग ना प्रेगनेंसी को एक बीमारी बना के चलते हैं, जबकि हमें वो 9 मंथ्स जो है, अब 9 मंथ्स में हमें पहले ट्राइमेस्टर में कुछ चेंजेस होंगे, सेकेंड में कुछ होंगे, तो ये एक जर्नी है जिसे हमें बहुत ही खुश होके, बहुत ही मोटिवेट होके, अपनी एक्सरसाइजेस करते हुए, डाइट का ध्यान रखते हुए इसको पूरा हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो वो जब हम करेंगे तब हम कॉन्फिडेंट होंगे टुवर्ड्स आवर डिलीवरी। सो बीइंग इनटू प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट इज आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखिए। जितना एक्टिव आपका लाइफस्टाइल रहेगा, उतने चांसेस आपकी डिलीवरी नॉर्मल के, एंड आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हमारी आती है, तरह तरह की, कमर में दर्द है, पैरों में सूजन है, ये आप सब कवर कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक्सरसाइज अपना दोस्त बना के चलना है, डरना नहीं है, बिकॉज डर की वजह से हम और चीज़ें ख़राब कर देते हैं, और पूरा एक्टिव रहना है। और जो बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं तो चीज़ें उनकी भी माननी है, बिकॉज जो उनकी कही गई चीज़ें हैं उसका वाकई में वो होता है। सो ये एक जर्नी है, इसको एंजॉय करिए, एंड एक्सरसाइज और रिहैब को बहुत फोकस करना है अलॉन्ग विद द डाइट। एंड उसके लिए डेफिनेटली माई एम इज़ कि मैं जितना लोगों को एजुकेट कर सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ एज अ फ्रेंड, एंड दैट वी आर डूइंग। सो दैट इज़ माई मैसेज। पोस्ट नेटल में कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आप कहते हैं या कैसे कराते हैं? हाँ जी, पोस्ट नेटल में एक्चुअली ना कई प्रॉब्लम्स होती हैं डिलीवरी के बाद, जैसे किसी को यूरिन कंट्रोलिंग इशू होता है, कई बार जो दूसरा रीज़न होता है वेट गेन का होता है कि हमारा पेट बहुत निकल गया है, पेट बहुत निकल गया है, वो हमें कम करना है। फिर तरह तरह की चीज़ें होती हैं कि कुछ लेडीज़ को पैरों में दिक्कत होती है, मतलब दे फील वीक, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो सारा आपका जो प्रेशर है वो आपके पेल्विस और
कोन जो आपकी मसल्स हैं उन पे रहता है, आता है। तो उनको दोबारा से वर्कअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो तब की कमज़ोरी फिर आपको लाइफ लॉन्ग आगे जाके पता चलता है, कहीं ना कहीं वो दर्द आपके बन जाते हैं जो कभी नहीं जाते हैं। बिल्कुल। दैट इज़ द थिंग। और एक और कंडीशन होती है मेडिकल, जिसे हम डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा ओपनिंग हो जाता है इसका एब्डोमेन का। वो एक कॉमन हम कंप्लेंट देखते हैं, और उसको भी हम फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइजेस। ओके। हाँ जी, एंड आप ऑल्सो स्पाइन की भी स्पेशलिस्ट हैं, हाँ। स्पाइन फिजियो पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा इलाबोरेट करिए। सो स्पाइन मेरा हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। एंड स्पाइन के लिए मैं यही बोलूँगी कि पोस्ट कोविड, जैसे कि अभी डॉक्टर पंकज भी कह रहे थे, पोस्चर एंड ऑल पॉस्चर लाइफस्टाइल हैज गॉन Lifestyle, मोर हाँ, बैड। बिल्कुल। मतलब जिसे कहते हैं कि हमारे लिए चीज़ें और अच्छी हो गई है। सो जो कमर और गर्दन दर्द है वो एकदम कॉमन हो गया है। स्पाइन में ना एक चीज़ मैं सबको ये एजुकेट करना चाहूँगी कि जो हमें मजबूत रखनी है वो है हमारी मसल्स। अगर हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत बराबर है, तो जो स्पाइन में जो डिस्क है वो कम से कम प्रेशर में रहती है, क्योंकि आप पूरी दिनचर्या में अपनी स्पाइन को नहीं मना कर सकते हो, ना झुकने से ना बैठने से, आपको काम तो करना ही है। बट टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्पाइन, टेकिंग केयर ऑफ़ योर पॉस्चर, कुछ ऐसे मूवमेंट्स करना, अपने रूटीन में अपने स्पाइन का भी ध्यान रखना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपकी पिलर है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप खड़े हो सकते हैं। सो स्पाइन रिहैब का फोकस आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी खुद की सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तभी आप बच पाएंगे कमर दर्द, फ्रीक्वेंट जो ये एपिसोड्स होते हैं, कभी गर्दन दर्द करिए, कभी हमारा कमर सियाटिका प्रॉब्लम हो रहा है। सियाटिका प्रॉब्लम हाँ, है। हम खुद बहुत इतने common एजुकेट issue हो सकते हैं कि हमें नहीं ज़रूरत हमें ज़्यादा इधर उधर भागने की, डॉक्टरों की, दवा खाने की। बस हमें दोस्त बनाना है एक्सरसाइज को, रादर देन कि हम पेन किलर फाक रहे हैं, वॉलनी लगा रहे हैं, हाँ, सिकाई हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। हम छोटी सी चीज़ आती है तो हम उसको सबसाइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें वो सिग्नल समझने चाहिए और रूट कॉज पे काम करना चाहिए, बिल्कुल। विच इज़ एक्टिव लाइफस्टाइल। डॉक्टर पंकज, जैसे अंकिता जी ने भी बताया, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है कि जो फिजियोथेरेपी है, इसको हम अल्टरनेट मेडिसिन समझे या इट इज़ ए कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन? क्योंकि इसमें जो है, जैसे अंकिता जी ने भी बताया कि हमें पहले अपने बॉडी का केयर लेना चाहिए सो दैट वो ना हो जो प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो इसको लेकर आप न्यूरो के साथ अगर हम कनेक्ट करें, तो न्यूरो में जब प्रॉब्लम आता है, तो पैरालिसिस वगैरह होता है, तब फिजियो की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उस पर आपका क्या कॉन्फिडेंस है? देखिए एक आपका एक डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, इसको तो मैं अच्छी जीवन शैली से लिंक करूँगा। ऑल्टरनेट मेडिसिन और बाकी जो मेडिसिन है मैं इसलिए लिंक नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें ना आप कहीं ना कहीं से ना अपने आप को रिहैब कर रहे होते हैं। आप हर दिन अपने आप को रिहैब कर रहे होते हैं। ओके। ठीक है, अगर मैं ऑल्टरनेट बोलूँगा तो फिर उसका मैसेज सही नहीं जाएगा। अच्छा। आप अपने आप को डेली रिहैब कर रहे होते हैं। आपका मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक की जो आपकी वर्किंग है, सारा ही आपका जो ना आपका एर्गोनॉमिक्स उसमें आता है कि आप कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा से रहेंगे, चीज़ें मेंटेन रखेंगे तो बॉडी आपका फिट रहेगा, दुरुस्त रहेगा, और वही हम भी चाहते हैं। आपने क्वेश्चंस किए न्यूरो वाले क्वेश्चंस, बिल्कुल। एंड डॉक्टर इनकी ने बड़ी अच्छी बात बोली, मेडिसिन की बात बोली। मेडिसिन में छोटा सा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज का डॉक्टर्स भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं मेडिसिन के लिए। डॉक्टर्स भी मरीज को बोलते हैं कि आप व्यायाम करो, सुबह आप टहलो, 1 किलोमीटर वॉकिंग करो, योगा करो, ठीक है। और कई दफ़ा दुर्भाग्य है, मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ कि पेशेंट खुद डॉक्टर्स पे ना प्रेशर बनाता है कि डॉक्टर साहब दवाई लिख दीजिए, डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, डॉक्टर साहब कौन सी दवाई खाएं, इसको चेंज करके और अच्छी दीजिए। आप मुझे बताओ, लेवल 1 की मेडिसिन होगी, उससे अगर आपको नहीं आराम नहीं आ रहा, लेवल 2 लिखेंगे, लेवल 3 लिखेंगे, वो वही लिखेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद क्या करें? बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि डॉक्टर्स को क्यों करना प्रेशराइज? अगर वो कह रहे हैं एक्सरसाइजेस करो तो करो, फिर आप हाँ जी, बहुत सा पॉइंट है। तो मेरा पॉइंट ये, बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर गीता ने बोला कि मेडिसिन जो है ना डॉक्टर्स भी प्रेफर नहीं कर रहे। रही बात नीरो की केस में, नीरो की पेशेंट से मैं एक बात बड़े ही दिल से कहना चाहता हूँ और उनके फैमिली को समझाना चाहता हूँ। नीरो के पेशेंट्स को पेशेंट ना समझे। आप समझिए, एक पेशेंट जिसको लकवा मारा है, जिसको पैरालिसिस है या पैरालिसिस है, उसकी जर्नी 3 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है। इस 1 साल की जर्नी में अगर आप उसको बार बार पेशेंट बोलेंगे ना, तो मैंने क्या सुना था, अगर किसी पौधे को भी अगर आप जो है ना ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो, उसको भी आप कुछ गलत कह रहे हैं ना, तो पौधा भी मुरझा जाता है। तो क्यों आप अपने पेशेंट्स को बुझाने के लिए आप उसको ना आगे प्रोसीड कर रहे हैं? आप उसको घर का मेंबर मानिए। वीकनेस है, कुछ टाइम की वीकनेस आई है, वो ठीक हो जाएगा। हाँ। लगभग मोर देन 3000 पेशेंट का अभी तक मेरा अनुभव रहा है, और लोग ठीक हुए हैं। उसमें से 500 तो दौड़ रहे हैं, आप देख के कह भी नहीं पाएंगे इनको स्ट्रोक हुआ था। अच्छा। लकवा बोलने के बाद लोगों के मन में बहुत विचार आते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं।
ट्रांजिट स्ट्रोक भी होता है, इमीडिएटली होता है, तुरंत ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। न्यूरोलॉजिस्ट बार बार समझाता है कि आप एक्सरसाइजेस करो, सब कुछ ठीक हो सकता है। सर एक पैर है जिसमें जान नहीं है, अगर वो व्यायाम से ठीक हो सकता है, आप लोगों का तो सब कुछ ठीक है, ताकत भी है, शरीर भी है, अच्छा खा भी रहे, अच्छा पी भी रहे हैं, तो समझिए बात को, उसको मजबूत करके रखिए। और एक परसेप्शन है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था कि जो रिहैब की आप बात कर रहे हैं, ये हमेशा जो हम जैसे लोग हैं या जो भी पेशेंट हैं, उनको हमेशा लगता है कि जब एक फिजियो सजेस्ट करते हैं रिहैब के, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, मतलब लंबा 6 महीना या 3 महीना या ऐसे लंबा। तो तब ना थोड़ा सा पेशेंट भी थोड़ा पीछे हो जाता है, यार मैं करूँ क्या, इतने लंबा चलेगा, इतना कॉस्ट कितना होगा। तो इसके बारे में, इस परसेप्शन के बारे में आपसे सुनना चाहूँगा। सुनाई Okay. यस प्लीज गो। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत एक मिथ है, अच्छा एक मिथ्या है जो लोगों के मन में है। डॉक्टर्स बोलते हैं 6 महीने की फिजियोथेरेपी करानी, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप फिजियोथेरेपी से कराइए। वो ये कहना चाहते हैं कि आप एक्सरसाइजेस से ना जो है अपने आप को इंगेज करके रखिए, आप चाहे खुद से करिए या कराइए किसी से, आपकी एक्सरसाइजेस होना चाहिए, वो ये अच्छा। कहना चाहते हैं। हम क्या समझते हैं, वो डॉक्टर साहब के पास गए थे, वो तो बड़े ही वैसे निकले, उन्हें तो छोड़ा ही नहीं हमें कहीं का। वो तो कह रहे हैं कि 3 साल थेरेपी कराओ, पर 3 साल थेरेपी कैसे करा सकते हैं, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है वो मेरे पास आए, मैं महीने में सिर्फ एक सेशन करूंगा, आई विल डू ओनली 1 सेशन, आई विल टीच ऑल द एक्सरसाइजेस, कम एंड लर्न एंड परफॉर्म अकॉर्डिंगली। सीखिए, घर पे खुद परफॉर्म करो, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिकवरी का जो मेन जो मतलब किसी कहते हैं सक्सेस होता है, वो पेशेंट के ऊपर होता है कि पेशेंट कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें काउंसलिंग का कितना बड़ा रोल है? काउंसलिंग का तो बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि बिना जो उनकी पर्टिकुलर कंडीशन है उसके लिए अगर उन्हें काउंसल नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलता है और एक गोल नहीं मिलता है कि हाँ हम ठीक हो पाएंगे। तो काउंसलिंग फिजियोथेरेपी के साथ हैंड इन ऑन जाती है, उसके बिना तो फिजियोथेरेपी है ही नहीं। एंड जो रिकवरी है, ऐसा नहीं कि 6 महीना अगर बोल रहे हैं या साल बोल रहे हैं, दैट इज़ कि पेशेंट का खुद का एफर्ट कितना होना है। हम अच्छा। सिखाने वाले हैं, हाँ। हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम आपको एक लेवल पे पहुंचा देंगे। उसके बाद की मेहनत जो है वो जितना पेशेंट खुद करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव रिहैब एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन रिवाइवल। दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिहैब। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि काउंसलिंग पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, पेशेंट तो मरीज ही सर, वो तो आपकी दया का पात्र है और आपकी इलाज का पात्र है, आपके प्यार का पात्र है। काउंसलिंग ना अटेंडेंट की होना चाहिए, जो उनके फैमिली के लोग हैं, वही पेशेंट को और पेशेंट बना देते हैं। अच्छा। तुम्हें तो ये हुआ है, सबके कर्मास सबसे लिंग है, जैसे कर्म होंगे ना वैसे ही आपको भाग्य मिलेगा और वैसे ही आपको चीज़ें होंगी। तो आप ये मत सोचिए कि किसी का खराब हो गया है, आप उसको प्यार करें और उसको नॉर्मल समझिए। हर इंसान की लाइफ में सर, मैं सबको बात बोलता हूँ, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, गठिया सबको होना है, अच्छा, कमर सबकी खराब होनी है, दी जो डिस्क है वो तो डीजनरेट होगी, तो खराब होना ही होना है। अभी किसी ये कहना है कि इसे गठिया हो गया या उसको पेशेंट है, आप उसको ना अल्टीमेटली ना उसको आप खराब कर रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग जो है ना बर्बाद कर रहे हैं और अपने कर्म खराब कर रहे हैं। सबको ही होना है। ओके। तो आप किसी के लिए करेंगे ना तो आपके लिए होगा फ्यूचर, इसलिए कभी किसी को कुछ कहे नहीं। अच्छा, that should be the एग्जैक्टली, mantra of- नेवर एवर से फॉर एनी पेशेंट दैट यू आर ए पेशेंट। ओके, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है यार, प्रॉब्लम टेम्परेरी है, फिर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। जितने भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है उसमें इंजरी होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे टेनिस हो गया या क्रिकेट हो गया, एनीथिंग, सब में इंजरी होता है। सबका फ्रोजन शोल्डर होता है या टेनिस एल्बो होता है, गोल्फ एल्बो होता है, और तो वहाँ पे उनको कितने जल्दी वापस लाना है वो फिजियो के ऊपर डिपेंड करता है, एंड आज के डेट पे बहुत माने रखता है। उसके ऊपर आपका क्या एडवाइस है स्पोर्ट्समैन के लिए, एंड उनको क्या करना चाहिए? मैं दोनों से सुनना चाहूँगा। सर ये स्पोर्ट्स के लिए क्या है कि ये बात समझनी है, सर ये हमारा शरीर है, नेचर ना हर चीज़ डिजाइन करती है अपने हिसाब से। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में घाव लग गया, ब्लेड लग गया, जो खून जो बहाया है ना, ये 7 दिन में घाव भरेगा। हर चीज़ के टाइम है। स्पोर्ट्स प्लेयर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, विदाउट रिहैब, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट जिमिंग, वो स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आज मेरा मन करे कि यार मेरा पेट बढ़ गया है, मेरा वजन बढ़ गया है, मैं काम करता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं जो है मैच खेलता हूँ, तो मेरा वजन कम हो जाएगा स्पोर्ट्स खेलूंगा तो। वही लोग करना, लिगामेंट इंजरीज, दुनिया भर की चीज़ें उनको होती है। क्यों? आपका बॉडी पहले ही वीक हो रखा है, आपके शरीर में ताकत पहले ही नहीं थी और आप इमीडिएटली खेलने चले गए। पूरा आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जंप कर रहे हैं, पूरा का पूरा भार आपके घुटने में आ रहा है, आपके पंजों में आ रहा है, आपकी हिप में आ रहा है। अच्छा, आप कैसे बच जाएंगे इंजरी से? वही फिर बोलते हैं कि मैंने मैच खेला, मैंने बैडमिंटन खेला और मुझे दिक्कत शुरू हो गई। पहले तो बॉडी को मजबूत करें। यही कारण है कि जो अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो जिमिंग बहुत करते हैं,
वो जो है ना एरोबिक्स बहुत करते हैं, बॉडी को टोन अच्छे से रखते हैं, थेरेपी Warm up ट्रेनिंग करते हैं, वगैरह? वार्म अप करते हैं, उसके बाद खेलना शुरू करते हैं, तब वो इंजरीज बचते हैं। इमीडिएटली खेलना शुरू करने से बहुत आज दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने बाद दिक्कत जरूर होगी आपको। And same thing about the your opinion about the female players and male players, same यही चीज करना डेफिनेटली आजकल स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैब एक चीज़ है, मतलब जैसे अगर टेनिस प्लेयर है तो उसको अपना कंधा मजबूत रखने की ज़रूरत है। सो प्लेयर्स को ये बात समझने की ज़रूरत है कि प्लेइंग एज अ प्रोफेशन अगर बना रहे हैं तो अपने उन पर्टिकुलर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करें, लाइक शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करना, एल्बो को स्ट्रॉन्ग करना, उन्हें करेक्ट मैकेनिक्स पता होना चाहिए इन देयर थ्रोज, कि उनका हैंड मूवमेंट कैसा होना चाहिए। दे शुड बी सेल्फ एजुकेटेड सो दैट वो जो रेट्स है इंजरी का थोड़ा मिनिमाइज हो। बाकी डेफिनेटली इट्स नॉट इन देयर हैंड्स, एट देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे वो इंजरी हो ही जाती है बिकॉज ऑफ एनी अनड्यू सर्कमस्टांसिस, बट खुद का उनका एजुकेशन, खुद का उनका रिहैब जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके। हाँ जी। एंड जैसे आप बात करें तो चलिए अर्बन सेटअप में तो ये सब कुछ इजी है, फिजियोज अवेलेबल हैं, आप करा लेते हैं सब कुछ। बट जब आप टियर 2 टाउन पे जाते हैं या एकदम रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग वही चीज़ फेस करते हैं। डिस्पाइट द लाइफस्टाइल वहाँ पे थोड़ा बेटर है, खाना बेटर मिलता है, बट प्रॉब्लम तो उनको भी है। तो वहाँ पे कैसे वो अटेंड कर, कैसे वो किसी को कांटेक्ट करे जो फिजियो को भी जो उनको हेल्प कर पाए, तो वहाँ पे कैसे होता है? देखिए, वैसे तो हमारी जो कोर सर्विसेज हैं, हम लोग घर पे फिजियोथेरेपी, नर्सिंग अटेंडेंट, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी में न्यूरो, कार्डियो, स्पोर्ट्स, गायनी, रिहैब हम सब घर पे ही करते हैं। बट हमने एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो लोग जो आउटस्कर्ट्स पीपल है, जो बाहर के लोग रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनके लिए क्या किया जाए। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि एक अच्छी एजुकेशन, हमारा एक टीम है जो सेपरेट टीम है जो ना ऑनलाइन रिहैब कराती है। वीडियो कॉल पे 1 घंटे के सेशन होता है और हम लोग वीडियो कॉल पे एजुकेट करते हैं पेशेंट्स को, आप इसको परफॉर्म करो। वीडियो कॉल पे सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आप मेरे पास बिना फिजियोथेरेपी के आ रहे हैं तो मैं आपकी थेरेपी करूंगा, तब आपको आराम आएगा, ऐसा आपके मन में रहता है। अच्छा। जब आप वीडियो कॉल पर रहते हैं तो आपको ये पता रहता है मुझे खुद को ही ठीक करना है, मैं सीखूंगा, परफॉर्म करूंगा। सीख के परफॉर्म करेंगे, ठीक हो जाएंगे ना, तो आप दूसरों को भी ठीक कर पाएंगे और ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा कि मैं इस तरह से ठीक हुआ था। आप किसी को डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है, तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। और वैसे भी वहाँ पे इतनी इंजरीज होती हैं, अनडाउटली होती है, बट इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, वहाँ पे इतने पेशेंट्स नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो है ना, जो कल्चर हमारा अभी का जो मेट्रो सिटीज़ का जो कल्चर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बैड एर्गोनॉमिक्स की वजह से होता है। सिटिंग है, स्टैंडिंग है, वर्किंग है। जो ऑफिस गोइंग है उनके लिए मैंने बताया, जो टीचर्स हैं उनको ना, उनको भी दुनिया भर का शोल्डर पेन है, नेक पेन एक तरफ बहुत होता है। बिल्कुल। एंड लैपटॉप खड़े के रहते हैं। सामने रह रहे Exactly. स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली सर, पूरा का पूरा पॉस्चर ही खराब हो गया, गर्दन यूँ हो गई, ऐसे गर्दन हो गया। हाँ हाँ। क्यों हुआ? बाई बर्थ तो नहीं था ना, उसको आपने बनाया। और पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों को कभी भी अपने बेड पे या ज़मीन पे पढ़ने की सलाह ना दें। प्रॉपर एक टेबल चेयर होना चाहिए, प्रॉपर एक अच्छे फिजियोथेरेपी से ऑडिट करा के ही उनको दीजिए। सर आजकल ना आप स्पाइन सर्जरीज का रेशियो देखिए कि 10 में से 2 बच्चे 3 बच्चे ना जो है ना, जो पेशेंट्स होते हैं स्पाइन सर्जरी वाले बच्चे ही होते हैं। किसी का स्केलेरोसिस है, किसी काइफोटिक स्पाइन ही क्या है, बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। जब भी आपको मौका मिले एक अच्छे सर्जन को बुलाइए यहाँ पे, आप उनसे भी इंटरव्यू लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना फ्रिक्वेंट लोग स्पाइन सर्जरीज कर रहा है। अच्छा, ओके। मैं अपना और एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको एंड करना चाहूँगा, एंड उसमें ये है कि आपका एडवाइस क्या रहेगा जो बच्चे अभी फिजियोथेरेपी को अपना एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए आपका एडवाइस क्या रहेगा, आपका और आपका? ओके, सो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, फिजियोथेरेपी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, राइट। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, अगर आप आपका एक मेडिकल फील्ड में, जैसे कुछ लोगों का होता है कि हाँ बायोलॉजी से प्यार है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्टिव अच्छी थेरेपी है फिजियोथेरेपी, राइट। एंड इसमें भी आप ग्रो कर सकते हो। बस आपको जो है पढ़ाई अच्छे से करनी है, थोड़ा स्किल पे काम करना है, एंड ये प्रोफेशन आपको अब आज से 20 साल में भी कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। एंड ये आर ऑफ द नीड है। आजकल जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि अब इतनी बार बोल चुके हैं कि हमें कोई नहीं छोड़ने वाला, हमें मतलब ऐसा होने वाला है, टाइम आने वाला है कि हर फैमिली कोई फिजियोथेरेपिस्ट एक फ्रेंड की तरह बना रहेगा उनका। तो हमारा प्रोफेशन जो है और आगे ही बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाला है, इवॉल्व होने वाला है। एंड जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग उसमें और रिसर्चेस करके अपने और इसको और इवॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दिस प्रोफेशन। एंड माई ओनली सजेशन इज़ कि गो अहेड, अगर आपको इस फील्ड में नोबल प्रोफेशन में रहना है जहाँ पे आप लोगों की सेवा भी कर सको
एंड यू नो इफ़ यू वांट जस्ट लाइक मी कि अपने आगे डॉक्टर का नाम चाहिए तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो है ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप में सुई में आगे डालने की अच्छी समझ है ना, तो आपके लिए भी ना मेट्रो सिटीज़ में काम है, बट अपने उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। सारा खेल डिमांड सप्लाई का है, जहाँ पे नीड है वहाँ पे आइए। और मैं अपने फिजियो से भी कहना चाहूँगा कि आपके वो 3 लोग डिसाइड करते हैं आपके कैरियर, जो आपके साथ में रहते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ में बैठिए, आप उनके साथ में मत बैठिए कि जो कुछ कर ही नहीं रहे। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि वो जो है ना फिजियोथेरेपी करी, किसने छोड़ दिया, कुछ कर दिया। आप अच्छे लोगों के साथ बैठिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। मैंने भी स्ट्रगल किया है, आप भी स्ट्रगल करेंगे। और आप आज आपका इंटरव्यू चल रहा है, मेरा इंटरव्यू चल रहा है देवू सर के साथ। ही इज़ अदरवाइज सेलिब्रिटी है यहाँ पे, और एक टाइम है मेरे लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी, एक मेरा प्रिविलेज है हम दोनों का कि सर हमारा इंटरव्यू ले रहा है। तो पॉइंट ये है कि जो है ना, बस आपकी पहचान तभी बनेगी जब आप यहाँ से क्लियर रहेंगे, मेहनत करने की करेंगे आप। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस समय की इंतजार करो। आपको किसी से मुलाकात करनी है जो कि 14वें फ्लोर पे है, तो 30 फ्लोर पे आके गिव अप मत करो। मुलाकात तभी होगी जब 14 तक पहुँचोगे। तो टाइम, पेशेंस, भाग की जर्नी, ये सब आपके साथ लगे हुए हैं। ईमानदारी से काम करिए। कभी न कभी नदी का कोई भी तिनका अगर डूब रहा ना, कभी न कभी वो किनारे पहुँचता है, वो कहीं पहुँचेगा। छोड़िए मत, बस लगे रहिए। और ये तो बहुत ही बढ़िया काम है यार, पैसे मिलते हैं, सेवा भी होती है। लोग तरस रहे हैं आजकल, जाके देखिए जो विदेश में रह रहे हैं, जो फॉरेन में रह रहे हैं, बहुत से लोग जो चैरिटी कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं। आप जाके गुरुद्वारे में देखिए लोग कितनी सेवा कर रहे हैं यार। ये तो आप सेवा घर में जाके कर रहे हो, लोगों को ठीक कर रहे हो, ब्लेसिंग भी ले रहे हो, पैसे भी कमाओ। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? सभी लोग करें, और बहुत जो है ना अच्छा काम है ये। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डॉक्टर पंकज, आप अपना जब इतने स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं तो अपने आप को डिस्ट्रेस करते हैं, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी मल्टीफेसेटेड है, ये तो मुझे पता है। तो आप क्या क्या करते हैं? मिमिक्री करते हैं और क्या क्या करते हैं, ये भी थोड़ा बताएं। मैं एक्चुअली फ्री टाइम पे पूरा दिन दुख दर्द सुनने के बाद, लोगों का तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं सुनने के बाद, मैं अपने आप को जो है ना, मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे डांस करना है, ढोलक बजाना है, खाना बनाना है, ठीक है, और सारे काम मतलब जो है ना, क्योंकि मैं गाँव से हूँ। बिल्कुल। पूरा गांव जो होता है रंगमंच होता है, बिल्कुल। आपको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक आदमी वहाँ पे एक्टर है, बस उनको ना मतलब मौका नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा बिग बॉस में शिवानी कितना अच्छा कर रही है, मैडम जो है कितना अच्छा कर रही है, छोटे गाँव से आकर उन्होंने किया करके। तो पॉइंट ये है ना कि हम तो ऑलरेडी एक्टर हैं, हमें निखारा नहीं गया। जब ये मौका मिला निखर गए, तो मैंने ये सब एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। एंड आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आप देखते ही रहते हैं। डॉक्टर अंकिता, एनी लास्ट वर्ड? और मतलब Anything about profession, about Dr. Pankaj, anything? Okay, so for Dr. Pankaj, I would say that मतलब अगर हम कंपनी को बात करें, दोनों को मिला के अगर मैं बात करूँ, तो हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करके ये काम किया है। एंड मैं सबके लिए एक ही मैसेज करना चाहूँगी कि अगर आपका फोकस है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये मेरा ड्रीम है, तो उसके पीछे लग जाओ। उसमें चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है ना, तो उसको आप कवर अप कर सकते हो जस्ट विद योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। और अगर आपके पास लाइफ पार्टनर का सपोर्ट है तो आपका मतलब IC1 केप हो जाता है। सो हम दोनों ने इसलिए इसी तरीके से अपनी कंपनी को ग्रो कराया है। अभी भी लगे हुए, अभी भी हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना है, एंड वी आर क्लियर दैट हम पहुँच के रहेंगे। सो कीप योर फोकस हाई, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, एंड कभी भी हार नहीं मानना है स्पेशली। और दूसरा मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी सारी वर्किंग मदर्स को, ठीक है, जो जिनके बच्चे हैं, सब कुछ है, जिनके अंदर एम्बिशंस हैं बट वो बाहर नहीं आ पाते हैं, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप मदरहुड में आ गए हो तो आपकी चीज़ें छूट गई, बल्कि आपको और मजबूत होना है। और बीइंग अ मदर ऑल्सो आप अपने गोल पे फोकस कर सकते हो, अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। तो वो अपने आप पे जो भरोसा है उसको आप हमेशा रखिए, एंड यू कैन कैच एनीथिंग। So that's my message to all the. Thank you so much for the nice podcast, Thank which you so is much. very educating and entertaining also. Thank you. दर्शकों, आपको ये कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स पे डालिए। और इस तरह के और पॉडकास्ट देखना है और इस बारे में, फिजियो के बारे में और भी जानना है, तो हम इन गेस्ट को फिर एक बार बुलाएंगे और आपसे और भी बात करेंगे। कहते हैं भगवान आते नहीं
खुदा की